गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के 12वें पेपर यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दो लेक्चर हम आइडियोलॉजी क्या है ये समझने में ले चुके हैं और अपने कल के व्याख्यान में हमने देखा था कि विचारधारा के स्रोत कौन कौन से हैं। हमने धर्म की बात की थी कि रिलीजन या धर्म एक विचारधारा का महत्वपूर्ण स्रोत है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि धार्मिक विश्वास, परंपराएं, अधिकार और उनकी मान्यता, जिसको आप एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं किसी विचारधारा को मानने या ना मानने के पीछे। हालांकि जो मैं आपसे इसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करूंगा इस आज के लेक्चर के बाद, तो आपको बताऊंगा कि विचारधारा को शुरुआत में बड़ा संदिग्ध या आलोचना की दृष्टि से देखा गया, लेकिन बाद में ये पाया गया कि नहीं, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का और जनता को अपने अनुसार ढालने का ये एक ताकतवर माध्यम हो सकता है और कई देशों में इसका प्रयोग भी किया गया और वो सफल भी रहा। तो उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। आज विचारधारा के जो अन्य स्रोत हैं हम उसकी बात करते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं देना भूल गया आपको। डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अब देखिए कि दूसरा जो स्रोत है वो है सामाजिक व्यवस्थाएं। ये विश्वास माना गया है, अरस्तू के ज़माने से हम मानते आ रहे हैं और उससे भी पहले जो भारतीय दर्शन परंपरा है उसमें, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर समाज के अपने विश्वास होते हैं, परंपराएं होती हैं, कुछ रूढ़ियाँ भी होती हैं, कुछ आगे बढ़ाने वाली होती हैं, कुछ पीछे खींचने वाली होती हैं, हर समाज में होती हैं। अब ये जो आपकी सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये भी राजनीतिक विचारधारा के विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। समाज की परंपरा प्रियता, उदाहरण आपके सामने है, आप लोग पढ़ चुके हैं। ब्रिटेन का संविधान, अभी समय या कन्वेंशंस इतने हावी हैं कि उन्हें आज तक अपने संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप सोच के देखें, हालांकि ऐसा कहते हैं कि वो अलिखित है, पूरा अलिखित नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन है वो अनरिटन है, उसकी अनुपालना होती है, जारी है और किसी पर उसने ऐतराज़ भी नहीं किया। हालांकि अब एक इंग्लैंड में एक लंबे समय से कि ये बात चल रही है कि संविधान को क्यों ना लिख लिया जाए, लेकिन फिलहाल तक, आज तक ब्रिटेन में संविधान की जो अलिखितता है उस पर कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं हुआ है। कन्वेंशंस हैं, जो परंपराएं हैं, वो वहाँ निभा दीजिए जा रही हैं और काम करती हैं। वैसे ही हर एक समाज में आप पाएंगे, प्रत्येक समाज में कुछ व्यवस्थाएं, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो कि विचारधारा से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अंतर संबंधित होती है और विचारधारा को आगे बढ़ाने में या उसकी गति को कंट्रोल करने में वो एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे आप उदाहरण लें, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, आज़ाद भारत का बनने की प्रक्रिया 46 में शुरू हो गई थी। उसके बाद बंटवारे का सवाल आ गया, उसके बाद दोबारा आज़ादी के बाद संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया, यानी 1947 के अगस्त की 15 तारीख के बाद में, और डिज़ाइन किया, नया संविधान बना और लागू हुआ। अब उस संविधान में कई सवाल ऐसे थे जो कि हमारे समाज के रीति रिवाजों से मेल नहीं खा रहे थे। मसलन आप एग्जाम्पल लें, अस्पृश्यता, छुआछूत,
भेदभाव, बेगार, ये समाज का हिस्सा थी पर संविधान का नहीं थी। अब जो सरकारें सत्ता में आई, चाहे उस वक्त की हों चाहे आज की हों, आप संविधान की अनदेखी नहीं कर सकते। पर ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं, धार्मिक भी हैं, वो सामाजिक भी हैं, जो कि विचारधारा के खिलाफ जाती हैं। तो उनके प्रति क्या रवैया अपनाया जाए और किस तरीके से। मैंने आपसे कल भी कहा था अपने कल के व्याख्यान में कि विचारधारा केवल एक ब्लूप्रिंट देती है, उसे इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो सरकारों का होता है कि आप उसे किस तरह लागू करते हैं। आप एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं इसके अंदर कि राजस्थान में मुफ्त दवा की योजना, या जो गरीब लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, ये लंबा अरसा पहले शुरू की गई। सरकारें आईं, दल बदले, लेकिन योजनाएं जो की त्यों रहीं। नाम बदल दिए गए लेकिन योजनाएं कायम हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई, नाम बदले, आज भी जारी है। सरकारें बदली हैं केंद्र और राज्यों में, लेकिन वो जारी हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है ये उसको आगे बढ़ाने वाली हैं, प्रेरणा देने वाली हैं। और इन पर यदि कोई भी सरकार, इसको आप अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फ्लैगशिप प्लानिंग योजनाएं, सरकार इन पर कभी, चाहे किसी भी दल की क्यों ना हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो निर्वाचन में आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। अगला जो विचारधारा का स्रोत है वो है सामाजिक संरचनाएं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, आप आज भी देखिए दुनिया के बहुत से मुल्कों में आप ऐसा पाएंगे कि समाज में ऐसी संरचनाएं भी हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया से अधिक ताकतवर हैं। वो निर्वाचित नहीं हैं, आनुवंशिक हैं, परंपरागत हैं। गद्दी परंपरा है कि एक्स के बाद वाई बनाओ, वाई के बाद जेड बनाओ, जेड के बाद ए बना, पर उनके पास अधिकार हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शासन उनके सामने अपनी मजबूरी का अनुभव करता है। विशेष तौर से आप देखेंगे, हम अपने देश की बात करें, अब बहुत से ऐसे विवाद सामने आए हैं, खास तौर से धार्मिक क्षेत्र के, कि जहां सरकारों ने कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्तित्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में थोड़ा संकोच दिखाया है, क्योंकि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री वाली है और इसमें आपका जो मतदान का प्रतिशत है वो आपके हाथ से खसक सकता है, फर्क पड़ता है चीज़ों का। लेकिन ये जो संरचनाएं हैं ये राजनीतिक विचारधारा की स्थिति को आगे भी बढ़ा सकती हैं और पीछे भी खींच सकती हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ईरान एक देश है, मध्य एशिया का, खाड़ी का देश है। अब अभी हाल ही में वहाँ चुनाव हुए, आपने देखा होगा, अखबारों में खूब आया था। जो जीते हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो कट्टरपंथी हैं, पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, कट्टरपंथी नहीं, आप उन्हें परंपरावादी कह सकते हैं कि वो प्राचीन जो लिखित परंपराएं हैं उनके मुताबिक देश के शासन को चलाने का मैं यकीन रखते हैं। ठीक है, जनता ने उनको चुना है, निर्वाचित किया है। और इसके समांतर कई ऐसे धार्मिक नेता भी होते हैं कि जो एक समाज पर पकड़ रखते हैं। अब ये संरचनाएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, इसका भी विचारधारा के निर्माण और विकास पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है समाज की मनस्थिति। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे और मुझसे जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष कि बदलाव के प्रति हमारा रवैया क्या रहता है। आप पढ़ चुके हैं, फिर याद कीजिए, अरस्तू ने कहा है कि राज्य बलूत के पेड़ से नहीं उगते, बल्कि ये उन लोगों की सामूहिक प्रतिध्वनि है जो उस पर निवास करते हैं। इसका आशय ये है कि लोगों की जो सामूहिक विवेक है
वो राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। भाई देखिए, सीधी सी बात है, शासन चाहे कोई राजा कर रहा हो या कोई सैनिक शासक कर रहा हो या कोई प्रधानमंत्री हो या कोई राष्ट्रपति हो, है तो वो जनता के बीच में से ही, है तो वो मनुष्य ही। तो वो उन विचारों की अवहेलना नहीं कर सकता जहां से वो उभर कर सामने आया है। अब इसको आप यूं लीजिए कि सोसाइटी या समाज की जो साइकी है, मनस्थिति है, वो विचारधारा के विकास के मार्ग में एक अहम भूमिका निभाती है कि वो परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए कितनी तैयार है या नहीं है। ऐसा कई बार होता है। जैसे हम आज के अखबार की बात करें, उसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा है, सोशलॉजी का है, समाजशास्त्र का है, कि पिछले करीब 30-35 साल में स्त्री शिक्षा बढ़ी है, रोजगार में स्त्रियों की भूमिका बढ़ी है, कई राज्यों ने स्त्रियों को नौकरी में आरक्षण दिए हैं। लेकिन इसके समांतर ही दहेज प्रथा के मामलों में कमी नहीं आई है। जबकि सोचा यह गया था कि स्त्री अगर पढ़ लिख जाएगी, नौकरी करने लगेगी, तो शायद ये जो कुप्रथा है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कन्या भ्रूण हत्या के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, समाप्त हो जाएगी। पर क्या हुई? आज आप देखें, हर जिले में अब तो एक महिला थाना अलग से बनना शुरू हो गया है। आप वहाँ जाकर देखिए, आप पाइए कितने ऐसे मामले हैं जो दहेज के लेन या देन के विषय में सामने आते हैं। हाँ, कोई आपस में झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया तो सामने आते हैं, अन्यथा दहेज दिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे समाज की स्वीकृति है, कानून की नहीं है। अब ये उदाहरण स्पष्ट करता है जनता की मनस्थिति को, पब्लिक साइकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बदलाव को मानने के लिए आप कितने तैयार हैं, नंबर एक बात, और सरकार यदि कोई बदलाव करती है तो उसमें आपका कितना विश्वास है और आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितने तत्पर हैं। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, और उनको मानने के लिए एक राज्य के रूप में आप प्रभावित भी होते हैं और कई बार बाध्य भी होते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यदि आप संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा हैं, या आप सार्क के मेंबर हैं, या आप गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने भारत के दिए हैं, हम इन तीनों के मेंबर हैं, तो उनके नियम, कायदे, कानूनों को मानने के लिए आप बाध्य हैं। इसमें विचारधारा भी बीच में आती है कि वो किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, एक विचारधारा अराजकतावाद भी है, अनार्किज्म, कि राज्य का लोप हो जाना चाहिए। अब इस पर आप आज बहस नहीं कर सकते कि राज्य का अंत कर दिया जाए। अराजकतावाद विचारधारा वो विचारधारा है जो ये मानती है कि राज्य का हक को खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या ये संभव है? यदि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य हैं तो उसके मेंबर आप किस रूप में बनेंगे और कैसे बनेंगे? वैसे ही कुछ विचारधाराएं ये मानती हैं कि भाई राज्य होना चाहिए, नीतियों के क्रियान्वयन में उसकी एक अहम भूमिका होनी चाहिए, पर कितनी, किस रूप में? तो ये जो नियम, कायदे, कानून तय होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, विचारधारा उससे भी एक दिशा पाती है कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं या आप उसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।